तो इस पर हम बात करेंगे, खासकर बात करेंगे राज और उद्धव के मिलन की, जो कि मिलन हुआ है 20 सालों के बाद। तो इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ेंगे अभय जी। अभय जी महाराष्ट्र से आते हैं और वन इंडिया में ही हमारे सहयोगी हैं। अभय जी, सबसे पहले आपका वन इंडिया पर ही बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि हमने जो तस्वीरें देखी हैं मुंबई में राज और उद्धव के साथ में आने की, उन तस्वीरों के क्या मायने हैं और क्या मजबूरी में दोनों को आना पड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है? वैभव जी, देखिए मैं वन इंडिया में ही काम करता हूँ और हम पिछले कई दिनों से ये स्टोरी को बहुत बारीकी से कवर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली वजह सभी को पता है कि बीएमसी ही सबसे पहली और आखिरी वजह है इनके साथ आने की। 27 नवंबर 2005 का वो दिन था जब राज ठाकरे ने ऐलान किया था अपने घर के बाहर से कि उद्धव और कुछ और लोगों की वजह से वो शिवसेना से बाहर निकल रहे हैं। और आज ये 20 सालों का एक पूरा सर्कल पूरा हो चुका है और उसके बाद फिर एक बार राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ मिले। महाराष्ट्र की अगर बात करूं, मेरे जो भी जितने भी राजनीतिक गलियारों में जितने भी लोग हैं, सभी का एक कहना है कि ये देखने के लिए दृश्य तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों ठाकरे एक साथ आ चुके हैं, फैमिली एक साथ आ चुकी है। लेकिन वो जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे थे, जब वो मजबूत थे, दोनों पार्टियां मजबूत थी, दोनों नेता मजबूत थे, तब नहीं आए। आज ये डू और डाई की लड़ाई है दोनों भी पार्टियों के लिए। उद्धव लोकसभा में जो एक बड़ा विन मिला था महाविकास आघाड़ी को, उसके बाद जितने भी इलेक्शंस हुए उन सभी में बहुत ज्यादा बुरा प्रदर्शन महाविकास आघाड़ी और उद्धव आ, का खास कर रहा। लेकिन अभय जी, हम लोकसभा के चुनाव को ही देखें तो उद्धव का प्रदर्शन बाकी उनके सहयोगी की तुलना में उतना अच्छा नहीं था। आप 21 सीटों पर बिल्कुल लड़े, सिर्फ 19 जीत पाए। बिल्कुल, और उनमें उन्हें तो सिर्फ 9 सीटें मिली थी। लेकिन यही बात है कि सभी को लग रहा था कि उद्धव अपोजिशन के सबसे बड़े नेता है। लेकिन जब से पार्टी टूटी है तो ये एक बात जो फिर से रिएटरेटेड हुई कि सबसे इंपॉर्टेंट, उद्धव ठाकरे शिवसेना की सबसे बड़ी फायर बैंड एक तस्वीर नहीं है। तो इस जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ लाना या फिर आना इस वजह से भी अहम हो जाता है कि ठाकरे एक चाहिए होता है जो फायरी स्पीचेस करे, इस तरीके से बोले कि वो पूरी सभा को एकजुट करके रखे और सामने वाला जो शिव सैनिक है उसको एक कुछ मैसेज दे कि जाए। और जो सड़क है, जैसे कहा जाता है कि मुंबई में ऑफिसेस में कोई और बैठता है लेकिन सड़कों पर राज शिवसेना और एमएनएस इनका राज होता है। तो फिर एक बार वो एनर्जी के लिए इन दोनों भाइयों का एक साथ आना बहुत अहम है। लेकिन फिर एक बात बता दूं, बीएमसी में आज ठाकरे ब्रांड कितना चलेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र में जो लोकल चुनाव हुए हैं वहां पर हमने देखा कि नाम, सरनेम्स, इससे कई आगे जाकर सत्ता और यंत्रणा कि किस तरीके से ग्राउंड पे कैडर आपका कितना एक्टिवली मजबूत है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। यही पे सबसे बड़ा सवाल होने वाला है कि भाई तो एक साथ आए लेकिन कार्यकर्ता एक साथ आते हैं या फिर नहीं। अभय जी, एक छोटा सा सवाल है। आपने कार्यकर्ताओं की बात की। हम जानते हैं कि शाखा वाली जो पद्धति है वो आरएसएस में देखने को मिलती है और एक शिवसेना में भी देखने को मिलती है। तो जब शिवसेना का बंटवारा हुआ था, शिंदे गुट एक बड़े विधायकों का खेमा लेकर चला गया, तो शाखा के स्तर पर भी बंटवारा हुआ था। बिल्कुल, शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि शाखा में जो काम करने वाला शिवसैनिक होता है वो है वर्किंग क्लास मराठी बैकग्राउंड से आने वाला। मैं खुद जहां पर पला बड़ा हूँ वहां पर हर आपको उस लोकेलिटी में शिवसेना की शाखा मिलेगी। लोग कॉर्पोरेटर बीएमसी के ऑफिसेस में नहीं जाते, लोग शाखा में जाके अपनी एक बात रखते हैं, उसके बाद उनके काम होते हैं। तो ये देखा गया था शुरुआती दौर में कि शाखा उद्धव ठाकरे इनके साथ है लेकिन बड़े नेता शिंदे जी के साथ चले गए थे। लेकिन धीरे 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 जैसे पता चला कि ठाकरे अपनी मातोश्री से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोगों में जाने के लिए तैयार नहीं है, जितना एक्टिवली लोगों में उतरना चाहिए था उतना वो नहीं उतर रहे, तो धीरे धीरे करके शाखाज का जो नंबर था वो घटता गया। आज के जमाने में, आज के दौर में ये देखा गया है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वहां पर एक्स कॉर्पोरेटर, सत्ता में जो कॉर्पोरेटर थे उनमें से भी काफी बड़ा चंक उद्धव ठाकरे इनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास है। तो ये जरूर सही बात है कि ठाणे एकनाथ शिंदे का होम ग्राउंड है, मुंबई में वो नए हैं। लेकिन मुंबई के जो पुराने कार्यकर्ता है शिवसेना के, उनमें से भी काफी बड़ा चंक वापस शिंदे के पास चला गया। लेकिन ये भी बात है कि ठाकरे के लिए, ठाकरे को या फिर उस फैमिली को इसी वजह से जाना जाता है कि कार्यकर्ताओं को बनाना उनको बिल्कुल आता है। कि मतलब कॉलेजेस से उठा के लड़कों को डायरेक्टली इलेक्शन लड़वाना। संजय राउत संजय राउत आए थे शाखा की एक नई डिमांड लेके, लेकिन उनको डायरेक्टली सामना का पत्रकार बना दिया गया था। इस तरीके से लोगों को खोजना वर्किंग क्लास मराठी बैकग्राउंड से और उनको पावर देना, सपोर्ट देना इस फैमिली को आता है। लेकिन आज के दौर में
शाखा का जो डोमिनेंस है, पुराने शिवसैनिक उद्धव के साथ जरूर होंगे, लेकिन जो नेता है, जिनमें बल है, जिनके पास सामग्री है, जिनके पास सत्ता का जोर है, वो एकनाथ शिंदे इनके साथ दिखाई देते हैं। एक सवाल अभय भाई ये भी है कि दोनों साथ में आए कैसे, मतलब इन दोनों को साथ में लाने वाले वो लोग कौन थे, किस चैनल के जरिए बातचीत हुई। जैसे अगर कहा जाता है उद्धव खेमे की ओर से तो सब कुछ संजय राउत ही संभालते हैं, ऐसा बाहर से तो दिखता है, अंदर हो सकता है कि 2-3 और लोग हों, जैसे मिलिंद नार्वेकर हो गए और भी लोग हो गए। और इधर कहा जाता है कि राज ठाकरे के खेमे से कोई बाला नंदगोवार ऐसे कुछ नाम है उनका, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ संदीप देश पांडे भी उनके काफी खास माने जाते हैं। तो आप बता पाएंगे कि कौन से वो लोग थे जिन्होंने इन दोनों भाइयों के बीच में दूरियां कम की। देखिए, इससे पहले राज और उद्धव दोनों को एक साथ मिलाने के कई ज्यादा प्रयास कई बार हो चुके थे, लेकिन हर बार कि हमारे 5 लोग जाके मीटिंग में बैठेंगे, आपके 5 लोग जाके मीटिंग में बैठेंगे, फिर वो 5 लोगों में से 4 लोग ऐसे होंगे जिनको एक साथ दोनों पार्टियां ना आए, ऐसा लगता था, और ये बात बनते बनते बिगड़ती थी। इस बार क्या हुआ कि एक संजय मांजरेकर, ये मराठी फिल्म स्टार है, और फिर एक पॉडकास्ट पे राज ठाकरे ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे जो पर्सनल मतभेद हो सकते हैं, हमारे जो झगड़े हो सकते हैं, ये महाराज से बढ़कर नहीं है। अगर वो सामने वाले उद्धव ठाकरे उनको साइड में रखना चाहते हैं तो मैं भी रख सकता हूँ, महाराष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। इसके बाद पॉजिटिव रिस्पांस उद्धव ठाकरे की तरफ से भी गया कि अगर राज ठाकरे ऐसा सोचते हैं तो मेरी भी वही मंशा है कि महाराष्ट्र से बढ़कर कोई नहीं। तो संजय राउत शिवसेना की तरफ से और बाळा नांदगावकर, जिनका नाम आपने लिया, इनको राज ठाकरे का हनुमान कहा जाता है कि एक एक्स एमएलए जिन्होंने एक बड़े बड़े पद भी शिवसेना में, जो बाला साहब के भी एकदम खास माने जाते थे, बाला नांदगावकर, उन्होंने बड़े बड़े पद भी उन्हें मिले थे शिवसेना में। वो राज ठाकरे के साथ 2005-6 में बाहर निकले थे शिवसेना से। उनको कई बार बीजेपी, शिवसेना, अदर पार्टीज ने भी ऑफर दी थी साथ में, वो गए नहीं। तो एक तरफ से संजय राउत, दूसरी तरफ से बाला नांदगावकर, इन दोनों ने मोर्चा संभाला। और ये दोनों ने ये पिछले 5-6 सालों से ये बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि राज और उद्धव एक साथ आए। तो इन दोनों ने मोर्चा संभाला, बातें रखी। अनिल परब करके एक व्यक्ति भी है जो शिवसेना के उद्धव गुट के बड़े नेता है, उन्होंने भी सामने अपना पॉइंट रखा, उन्होंने भी काफी प्रयास किए, खास करके मुंबई की जो वार्ड की राजनीति है कि ये वार्ड आप स्ट्रांग हो, उस वार्ड में स्ट्रांग है, कौन कहां पर अगला सीट सवाल रहे। अभय भाई इससे जुड़ा हुआ ही है कि ये लोग बंटवारा कैसे करेंगे। जैसे दोनों के प्रभाव क्षेत्र लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल। माहिम वाले इलाका या वर्ली वाला इलाका ले लें जहां पर शिवसेना हमेशा से मजबूत रही है, वहां पर कैसे बांटेंगे सीटों को, ये कि कौन सी सीटें एमएनएस ले जाएगी, कौन सीटों पर शिवसेना यूबीटी लड़ेगी। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सबसे, उसके बाद जब संजय राउत को पूछा गया, उन्होंने यही बात कही कि मेरिट बेस्ड वोट, पार्टी का जो मतलब बंटवारा होना है वार्ड्स का, वो होगा सीट्स का बंटवारा मेरिट बेस, मतलब जहां पर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा चुनकर आ सकता है। और दूसरा एक बड़ा पॉइंट यहाँ पर होने वाला है कि अभी नंबर्स जो है, नंबर्स पहले वो डिक्लेयर कर देते, लेकिन नंबर्स वो रुके हैं शरद पवार की एनसीपी के लिए, कि शरद पवार की एनसीपी भी उनके साथ आएगी या फिर नहीं। तो 10 से 15 सीट उनके लिए छोड़नी पड़ेगी। तो अभी जो नंबर का गेम चल रहा है कि लगभग 50 से 60 सीट एमएनएस के लिए जा सकती है, और फिर जो बची हुई सीट है वो उद्धव लड़ने के लिए तैयार। क्या शरद वाले गुट को साथ लाकर ये जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं वहां को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2011 का भी सेंसस हमने देख लिया, उसके पहले भी सेंसस देख लिया है। हर साल मराठी का जो परसेंटेज है वो गिरते जा रहा है, और मराठी वोट बैंक भी श्रिंक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सिर्फ मराठी लोगों के बलबूते पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो मुस्लिम वोट्स, तो मामू फॉर्मूला है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। मराठी और मुस्लिम जो लोकसभा में उद्धव के लिए बेनिफिशियल रहा था, तो शरद पवार की पार्टी को एक साथ लेके वो यही करना चाहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में भी एनसीपी के चिन्ह पर हम उम्मीदवार दे और वहां से कुछ कॉर्पोरेटर चुनकर आए। तो एमएनएस के पास देखिए, एमएनएस एक ऐसी पार्टी जिसके पास कैडर बहुत वैसा वाला है, रोड वाला कैडर है, तो चुनाव लड़ने वाला कैडर इतना नहीं बचा है। तो ये भी हो सकता है कि शिवसेना अपने कैंडिडेट एमएनएस के सिंबल पर लगाए, और फिर इस तरीके से ये पूरा समा बांधा जाएगा। चलिए एक आखिरी सवाल अभय भाई, वो ये है कि महायुति में क्या हो रहा है, क्या शिंदे गुट वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक है, क्या फडणवीस और शिंदे के रिश्ते अभी भी वैसे ही हैं जैसे 6 महीने पहले थे। देखिए, राज और उद्धव का एक साथ आने के बाद हर तरफ अब ये बताया जा रहा है कि हम साथ साथ हैं। मतलब इससे पहले कल्याण डोंबिवली, ठाणे, पुणे, मुंबई, इन
अलग अलग जगह पर हमें महायुति में भी बड़ा स्प्लिट दिखाई दे रहा था कि बीजेपी 2029 को देखते हुए अपने लोगों को एक साथ ले जा रही थी। लेकिन अभी महायुति में देखिए कि कल्याण डोंबिवली, मुंबई में तो वो युति करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि मुंबई को कैसे जीतना है शिवसेना के सिवा ये अभी तक बीजेपी को समझ में नहीं आया है। तो मुंबई में वो युति करने वाले, इस वजह से एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने मीटिंग्स वगैरह सब कुछ क्लियर है उनका। लेकिन असली जो मैच फंसा हुआ है वो है कल्याण डोंबिवली और अलग अलग जो एमएमआर रीजन में जो कुछ और भी बड़ी बड़ी चुनाव होने वाले हैं वहां पर। पुणे में उन्होंने अजित पवार को टाटा बोल दिया है। अजित पवार मुंबई में उनके पास नहीं है। तो महायुति जो बोला जाता है कि हमने विकास के लिए एक साथ आए, वो एक्चुअली बिखरे हुए हैं। पुणे में एक पार्टी को आपने छोड़ दिया है, मुंबई में आपने अजित पवार को छोड़ दिया है, फिर कल्याण डोंबिवली में आपका शिंदे के साथ नहीं जम रहा है। बार बार ये होता है कि शिंदे दिल्ली फ्लाइट लेके आते हैं, फिर तो अमित शाह के सामने अपनी बात रखते हैं, फिर जाके मुंबई में उसकी सुलह होती है। तो महायुति भी इतना यूनाइटेड नहीं दिख रही है। लेकिन ये एक बात है कि जब दिल्ली से फोन जाएगा, तब शिंदे हो या फिर अजित पवार हो, सबको यस सर बोल के अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारने पड़ेंगे या फिर उतारे हुए कैंडिडेट वापस लेने पड़ेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.